हेलो दोस्तों, सी टेट जनवरी 2024 में इस वीडियो के बाद आपका 15 नंबर फिक्स होने वाला है। केवल इस वीडियो से आपका 15 नंबर फिक्स होगा, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान का सिद्धांत बताएंगे जो मुख्य रूप से 3 मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग। इन तीनों का सिद्धांत बताएंगे और आपका एक विषय नहीं, सीडीपी ही नहीं बल्कि हिंदी, संस्कृत और गणित के भी कुछ हिस्सों का, कुछ प्रश्न का आपका जो है सॉल्यूशन मिलने वाला है इस वीडियो में। तो इस 20 मिनट के वीडियो से आप 15 नंबर अपने एग्जाम में फिक्स करने वाले हैं, यानी कि गारंटी के साथ ला रहे हैं। तो इस 20 मिनट के वीडियो को बारीकी से देखिए। दोस्तों, आपको हम बता दें कि सिद्धांत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन 15 नंबर का फिक्स है, क्योंकि वो सिलेबस में है, कंटेंट में है, तो उसको पूछना ही पूछना है, चाहे वो किस तरीके से पूछे, जिस तरीके से जो है एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इसलिए वीडियो को बारीकी से देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि विवेक एकेडमी चैनल शिक्षक से जुड़े हुए सारे मुद्दों को उठाता है और शिक्षक से जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हो, सीटेट से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड, सुपर टेट से रिलेटेड, चाहे भारत के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं टीचर से रिलेटेड अपडेट को भी बताता है और उससे जुड़ा हुआ आपको एग्जाम की तैयारी के लिए भी हेल्प करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इसमें तीनों सिद्धांत को बारीकी से पढ़ेंगे, तो वीडियो पर ध्यान देंगे और रिलैक्स मोड पढ़ेंगे। मात्र 20 मिनट में इस वीडियो को हम खत्म करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जान ले कि जीन पियाजे का सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जीन पियाजे का संगठनात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों, जीन पियाजे का संगठनात्मक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखेंगे जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे को कहा जाता है? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जीन पियाजे का जन्म के बारे में भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। तो जीन पियाजे को एग्जाम के बारे में जीन पियाजे का जन्म 1886 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे का जन्म 1886 में कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाएगा कि जीन पियाजे जो है मनोवैज्ञानिक, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दे देगा चीन, अमेरिका। कितने लोग अमेरिका मार के चले जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नहीं, वहां पर गलती नहीं करना है। तो स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है। 1886 में कब हुआ था? 1886 और स्विट्जरलैंड में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट स्लॉट में जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत में। जीन पियाजे एक बेहतर दार्शनिक व साइकोलॉजिस्ट थे। जीन पियाजे का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में माना जाता है। किसमें माना जाता है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम चलेंगे। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड की पुस्तक लिखी थी। पियाजे ने सर्वप्रथम किस पुस्तक, कौन सी पुस्तक लिखा था? जिस पुस्तक का नाम बताइए। तो द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो 1923 में लिखा गया था। ठीक है। उसके बाद चलेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। निवासी स्विट्जरलैंड है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान जिससे वातावरण के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो आप सभी लोग जाते हैं, प्राणी का वह व्यापक और अस्थायी ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो वातावरण से। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन प्रत्यय चलता रहता है। संज्ञान का संज्ञानात्मक जो विकास है वो कहाँ से चलता है? शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत। और ये बात जो कहे हैं मनोवैज्ञानिक, वो है जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, तो जीन पियाजे के मुख्य बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जीन पियाजे का सिद्धांत 4 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। जीन पियाजे ने 4 सिद्धांतों के बारे में बताया है। वो 4 सिद्धांत क्या है आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब 4 सिद्धांतों के बारे में जान लेते हैं बारी बारी से। पहला जो है संवेदी गामक, ठीक है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा है मूर्ख संक्रियात्मक। ठीक है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस चारों अवस्था के बारे में जीन पियाजे ने कहा था। इसके बारे में एक्स्ट्रा जो है एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे। देखिए, अब एज के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि एज भी काफी महत्वपूर्ण रखता है और एज के हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो एज को भी ध्यान में रखेंगे। जो पहला संवेदी गामक अवस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष के लिए है, यानी 0 से 2 वर्ष में संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के लिए है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था
2 से 7 वर्षों में, ठीक है। 2 से 7 वर्ष में कौन अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष के लिए है। उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। संज्ञानात्मक विकास कौन किन सी अवस्था होती है? ये आपने पहले ही पढ़ा। संवेदी पेशीय, सेंसर मोटर जो 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन जो है 11 से 18 वर्ष में, ठीक है। तो अमूर्त जो है, अमूर्त अवस्था किसको कहा गया है? 7 से 11। ये ज्यादा पूछा जाता है, अमूर्त वाला प्रश्न जो है आपसे ज्यादा पूछा जाता है। तो 7 से 11 वर्ष में अमूर्त संक्रियात्मक होता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक को ध्यान देंगे, वो 2 से 7 वर्ष और संवेदी पेशीय 0 से 2 वर्ष। अमूर्त संक्रिया 7 से 11 और मूर्त संक्रियात्मक 11 से 18 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद संवेदी गामक अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है और वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पष्ट करके, गंध द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। संवेदी गामक अवस्था में वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके बच्चा क्या करता है? स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, यानी अनुभव करता है उसको देखकर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में 2 से 7 वर्ष या 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है, ठीक है। और इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलते हैं, ठीक है। पड़ोसी बच्चे के साथ किस अवस्था में खेलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में, ठीक है। उसके बाद बालक शब्दों को, प्रतीकों का प्रयोग करता है तथा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ क्या करता है? खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पूर्व संक्रियात्मक रिपीटेड है। पूर्व संक्रियात्मक में ही खिलौना की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। खिलौना की अवस्था इसी अवस्था को कहा जाता है। खिलौना की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ देगा खिलौना की आयु किस अवस्था को कहते हैं? तो वो जवाब होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठीक है। उसके बाद इस दौरान उसमें भाषा का भी विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी भाषा का भी विकास होने लगता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आप देखिए यहाँ से प्रश्न, आपको हिंदी का भी प्रश्न मिल गया कि भाषा का विकास किस अवस्था में होने लगता है? तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो अवस्था 2 से 7 वर्ष में होता है, यानी भाषा का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होने लगता है और 2 से 7 वर्षों में, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। वीडियो को तेजी से खत्म करना है और बारीकी से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है, यानी देखकर दूसरे को देखकर सीखना, दूसरे बच्चे को देखकर कार्य को करना, यह अनुकरण कहलाता है, ठीक है। अनुकरणशीलता, शिशु आमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। बच्चा हमेशा अपने आप को ज्यादा, मतलब कि कह सकते हैं बच्चा अपने आप को ही महत्व देता है, दूसरे को महत्व नहीं देगा। अगर कोई बच्चे से आप खिलौना ले लीजिएगा तो आपको जल्दी ही नहीं देगा, यानी कि उसको लगता है कि अपना, मेरा ही कोई महत्व है, दूसरे का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। उसका नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष के लिए, 7 से क्या है? 11 वर्ष। यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, वो कौन अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एज क्या है? 7 से 11 वर्ष, ठीक। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। किस अवस्था में बालक चिंतन करता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पेज चलेंगे। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दिन, तारीख, महीना आदि का बच्चे को ज्ञान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज चलेंगे। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम यानी कि वजन, क्वांटिटी का जो है वो भार का भी ज्ञान उनको होने लगता है मूर्त संक्रियात्मक। जैसे जैसे एज बढ़ेगा तैसे तैसे ज्ञान का विकास का होता है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तैसे तैसे सभी चीजों का विकास होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं।
तो स्टेज याद रखिए, किस स्टेज से शुरू होता है और किस स्टेज में जाता है। मूर्त यानी कि देखकर, मूर्त यानी कि देखकर, ठीक है, किसी चीज को देखकर ज्ञान का अनुमान लगाना। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में बालक सही अनुपात का, आकार का, भार का, सही है मतलब कि वजन के बारे में जानने लगता है, ये कितना वजन है, ये कितना वजन है, ठीक है। उसके बाद देखिए औपचारिक आएगा, 11 से 18 वर्ष बच्चे में बहुत ज्यादा विकास हो जाता है। यह 11 से 14 वर्ष से आगे की अवस्था है, ठीक है, 11 से 14 वर्ष की आगे की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर मूर्ति के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने भी योग भी हो जाते हैं। यानी कि अमूर्त जो वस्तु सामने नहीं है, जैसे कि कोई वस्तु सामने नहीं है, हम बोले घोड़ा, ठीक है, हम क्या बोल दिए घोड़ा, तो उसके दिमाग में या ब्रेन में घोड़ा का चित्र बनना शुरू हो जाता है। क्या होता है, घोड़ा का चित्र बनना शुरू हो जाता है, वही अमूर्त हुआ। यानी कि कोई वस्तु सामने है भी नहीं, फिर भी उसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, अमूर्त, ठीक है। उसके बाद है स्कीमा, ठीक है। स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। मतलब कि वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। तो वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है, ठीक है। दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पर, ऐसे ही बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या क्या है वो हम बताएंगे। जीन पियाजे का संगठनात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर भी बल दिया है और संगठनात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन भी जीन पियाजे ही करते हैं। इस चीज को आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। उसके बाद है वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का संपूर्ण निचोड़ इसमें आप पढ़ने वाले हैं आगे। जीन पियाजे में आपने पढ़ा है, तो लेव वाइगोत्स्की के बारे में हम चलते हैं। तो वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत है, यानी कि समाज से जुड़ा हुआ कोई भी सिद्धांत होगा तो उसमें वाइगोत्स्की की चर्चा निश्चित ही होने वाली है। तो जहां सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की चर्चा हो तो लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। अब लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ते हैं और जानेंगे इनके बारे में। तो वाइगोत्स्की कहाँ के हैं, तो रूस के हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की कहाँ के हैं, तो रूस के, और जीन पियाजे कहाँ के हैं, तो स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड और वाइगोत्स्की जो है रूस के हैं, ठीक है। उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में विकास मनोवैज्ञानिक पर मुख्य कार्य किया, ठीक है। विकास मनोवैज्ञानिक पर मुख्य कार्य किया, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के विकास में समाज, आसपास का माहौल उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो बात भी सही है, बच्चे आसपास के माहौल, आस पड़ोस के वातावरण से ज्यादा ही सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पेज। वाइगोत्स्की हमारे स्वयं का विकास दूसरे के द्वारा होता है। बिल्कुल सही थॉट है ये, कि आपका जो विकास होता है किसी दूसरे पर भी निर्भर होता है। यानी कि आप दूसरे को देखते हैं तो अनुकरण करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, उसकी भाषाओं से सीखते हैं, उसकी कार्यविधि से भी सीखते हैं कुछ चीजों का, तो दूसरे पर भी डिपेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। लेव वाइगोत्स्की, ये देखिए लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत के बारे में है। रूस के एक मनोवैज्ञानिक हैं, बालकों में होने वाले सामाजिक विकास के संबंधित एक सिद्धांत है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। तो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के नाम क्या क्या हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले भाषा के सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद सामाजिक विकास के सिद्धांत, उसके बाद अधिगम के सिद्धांत, उसके बाद है सामाजिक रचनावाद, सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत, जोन ऑफ प्रोस्किमल डेवलपमेंट, जेपीडी इंग्लिश में लिखा रहता है एग्जामिनेशन में, वो भी जेपीडी किसका सिद्धांत है, तो वो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। इस बात को आप लोग ध्यान में देंगे, परीक्षा में जेपीडी लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में है बच्चे को स्वयं सीखने देना। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। बच्चे को सीखने के लिए अवसर देना चाहिए, यानी कि उसको छूट देना चाहिए उसको कार्य करने के लिए। तो बच्चे को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करना चाहिए, यानी कि बच्चे को कोई कार्य करने के लिए दे रहे हैं, बच्चा जब खेल रहा है तो उसको गिरे तब उठाएं, ऐसा नहीं कि उसको
हरदम उसके साथ है, बच्चे को कुछ अपने कार्य को करने दे जिससे वो ज्यादा सीखता है। ठीक है, बच्चों की भाषा और विचार में 2 वर्ष तक अलग अलग होती है। बच्चों की भाषा और विचार कितने वर्ष तक अलग अलग होती है, तो वो 2 वर्ष तक अलग होती है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। 2 वर्ष के बाद बच्चे का भाषा और विचार क्या होने लगता है, एक होने लगता है। कितने वर्षों के बाद, तो 2 वर्षों के बाद। चलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। वाइगोत्स्की हमारे स्वयं का विकास दूसरे से होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। स्वयं का विकास किसी दूसरे पर होता है, दूसरे से भी होता है। सामाजिक कारण परिवार है, समाज है, विद्यालय है, मित्र है, मंडलीय परिवेश है, यानी कि सभी आसपास के माहौल से, परिवार से। सामाजिक कारण बच्चे का समाज सबसे पहले तो उसका परिवार ही होता है, उसके बाद समाज, उसके बाद विद्यालय, उसके बाद मित्र। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है, और वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चों का विकास समाज के द्वारा होता है। तो दोनों में आपका जो अंतर है वो आप लोग जान गए होंगे। देखिए, पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है, यानी स्टेज बाय। ठीक है, किस सब स्टेज में, 4 स्टेज के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो पियाजे कहते हैं स्टेज बाय विकास होता है बच्चे का, और वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, वाइगोत्स्की समाज से जोड़ते हैं और पियाजे स्टेज बाय उम्र के हिसाब से विकास की परिभाषा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। इस सिद्धांत में आत्मसात करता है। ठीक है, बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसात करना, यानी कि जो बच्चे ज्ञान को सीखते हैं दूसरे को भी बताते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया है, ये किया है, वो किया है। ठीक है, बच्चे अपने आप में चर्चा करते हैं। तब बच्चे के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसात करना कहलाता है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है सहारा। बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। ठीक है, बच्चे के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। बच्चों के द्वारा विकास में बड़े द्वारा किया गया असहयोग सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी जिसको आप लोग बोलते हैं, बच्चे के सहयोग से विकसित होने वाला जेपीडी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चल रहे हैं समीपन विकास का क्षेत्र। जब बच्चा विकास की समस्या का समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, समीपन विकास यानी जेपीडी। ठीक है, जेपीडी कब होता है, जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी का मार्गदर्शन की उपस्थितियों में कार्य करता है, तो वो जेपीडी के विकास के अंतर्गत आता है। जो प्रक्रिया सहारा देना कहलाता है, इस प्रक्रिया में समीपन विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्यान देने वाली बात है, जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है। जीन पियाजे का सिद्धांत क्या है, निर्मितवाद। और जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, सामाजिक निर्मितवाद। ठीक है, जीन पियाजे का है निर्मितवाद, और ये समाज से जुड़ते हैं, वो स्टेज बाय जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक का महत्वपूर्ण स्थान है वाइगोत्स्की के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत ट्रिक और फैक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, जो कि अंतिम होगा इस वीडियो में। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में पहला जो है मुख्य बात है, कोहलबर्ग जो है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो पियाजे कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड। वाइगोत्स्की कहाँ के हैं, रूसी यानी कि रूस के। और कोहलबर्ग कहाँ के हैं, अमेरिका के। ठीक है, और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है कोहलबर्ग। ठीक, नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे और नैतिक अवस्था सिद्धांत। नेक्स्ट पे चलेंगे कोहलबर्ग के बारे में। क्या आप जानते हैं कोहलबर्ग सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 में ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 में ईस्वी में दिए थे। इसके बाद उन्होंने 1981 व 1984 में उसको संशोधन किया था। क्या किया था, 1969 में उनको पहला बार दिया, उसके बाद संशोधन 1981 और 1984 में संशोधन किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। नैतिक व्यवहार क्या होता है, जन्मजात नहीं होता है। कौन व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, तो नैतिक। ठीक है, प्रश्न में आपसे पूछ देगा कौन सा व्यवहार
कौन सा प्रक्रिया जन्मजात नहीं होता है, तो वह है नैतिक। नैतिकता तो बच्चे में जब परिपक्व होती है तब आती है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश में सीखा जाता है। यानी कि समाज से हम सीखते हैं। नैतिकता कहाँ से सीखते हैं? समाज से सीखा या अर्जित किया जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 से 1987 के नैतिक विकास के 6 चरण हैं। कितने चरण हैं नैतिक विकास के? 6 चरण। नैतिक विकास के कितने चरण हैं? 6 चरण। उसने पाया कि चरण सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं? चरण सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, पूर्व परंपरागत अवस्था जो होता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, वो 4 से 10 वर्ष तक होता है। पूर्व परंपरागत अवस्था जो होता है 4 से 10 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद परंपरागत अवस्था जो होता है वो 10 से 13 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद उत्तर परंपरागत अवस्था जो होता है वो 13 वर्ष से अधिक के लिए होता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इनमें 6 चरण में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। कोहलबर्ग का जो है 6 चरण में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। कोहलबर्ग, बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास उसके कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है चरित्र के निर्माण में? कुछ निश्चित अवस्थाएं। ठीक है, जैसे कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। क्या होता है? नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा अर्जित किया जाता है। क्या होता है? नैतिक विकास जन्मजात होता है? तो नहीं होता है। ठीक है, सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल से नैतिक विकास होता है। आस पड़ोस से नैतिक विकास होता है तथा स्कूलों से सीखते हैं नैतिक विकास के बारे में। ठीक है, नैतिक विकास का जो अर्थ होता है, जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिकता होती है और न ही अनैतिकता। यानी बच्चे में न नैतिक का ज्ञान होता है न अनैतिक का ज्ञान होता है, बल्कि वह अच्छा बुरा का आचरण समाज से सीखता है। बच्चे जो है अच्छा बुरा का आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकास प्रक्रिया में वातावरण की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पूर्व नैतिक स्तर क्या होता है? पूर्व नैतिक स्तर जो 4 से 10 वर्ष। पूर्व नैतिक स्तर कितने वर्ष का होता है? 4 से 10 वर्ष। इसे बाला अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इसे बाला अवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो होता है ये भी पूर्व नैतिक अवस्था होती है। स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट, आज्ञा और दंड की अवस्था कौन होती है? पूर्व नैतिक 4 से 10 वर्ष। ठीक है, अहंकार की अवस्था क्या होती है? पूर्व नैतिक अवस्था। इसे स्टेज ऑफ ईगो भी कहा जाता है, जिसमें बच्चे का अहंकार होता है, मतलब एटीट्यूड रहता है पूर्व नैतिक अवस्था में 4 से 10 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद आज्ञा एवं दंड की अवस्था, कम आयु अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है। काम किया जाए या न किया जाए, इसमें दंड से बचने के लिए बच्चा काम भी करता है डर के रूप में। परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं और उस कार्य को न किया तो बच्चे दंडित भी किए जाते हैं। ठीक है, तो इससे बच्चे दंड के कारण भी काम करते हैं पूर्ण अवस्था में 4 से 10 वर्ष में। ठीक है, प्रशंसा की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वो दूसरे के लोगों बच्चा जो देखिए 4 से 10, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। ठीक है तो बच्चा प्रशंसा से ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे के विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं जो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, नैतिक विकास की उपअवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नैतिक विकास की कौन अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाती है? तो उपअवस्था जो है नैतिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहलबर्ग के अनुसार समाज ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलेंगे।
उत्तर परंपरागत अवस्था, ठीक है। उत्तर परंपरागत अवस्था जो लास्ट स्लॉट है इस पे वीडियो का, समाज के साथ संबंध, ठीक है। समाज के साथ संबंध, कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता है कि समाज उसके साथ कोई समझौता टूटे, यानी कि समाज से रिलेशन उत्तर परंपरागत अवस्था में बच्चा नहीं चाहता कि मेरा समाज से रिलेशन टूटे, यानी कि समाज में हमको कोई बुरा कहे, ठीक है, तो उसकी आज्ञा का पालन करता है। तो वो कौन सी अवस्था है? पूर्व परंपरागत अवस्था, समाज के साथ संबंध बनाना उत्तर परंपरागत अवस्था, ठीक है। उत्तर परंपरागत अवस्था जो है वो समाज के साथ अवस्था मतलब कि संबंध बनाए रखता है, वो नहीं चाहता है कि समाज के साथ संबंध टूटे। तो कोई भी बालक इस अवस्था में समान के प्रति अच्छा कार्य करता है, समाज यहाँ होना चाहिए था, समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता है समाज के साथ उसका समझौता टूटे, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टीचर से जुड़ा हुआ हर अपडेट हर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।